ये क्वेश्चन है जेई मेन 2016 का और बढ़िया क्वेश्चन है। ये डाउट प्रॉब्लम है लक्ष्य का। क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है इसको हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है, ए पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट बाय बर्निंग फैट लिफ्ट्स ए मास ऑफ 10 kg अप टू हाइट ऑफ 1 मीटर 1000 टाइम्स। तो एक आदमी है जो कि अपने वेट को लूज़ करने के लिए अपने फैट को बर्न करता है और उसके लिए वो 10 kg का जो मास है उसको 1 मीटर की हाइट तक उठाता है। कितनी बार करता है ऐसा? 1000 टाइम्स। अज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ईच टाइम ही लोअर्स द मास इज डिसिपेटेड। यानी कि जब वो मास को लिफ्ट करेगा, ऊपर उठाएगा, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी उस मास की इंक्रीज़ होती है और ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हुई और जब उसने उसको नीचे किया तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है, डिसिपेट हो जाती है। अब इसमें पूछा है कि हाउ मच फैट विल ही यूज़ अप कंसिडरिंग द वर्क डन ओनली व्हेन द वेट इज़ लिफ्टेड अप। तो इसमें ये भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, ये भी कहा है कि जो कंडीशन यूज़ करनी वो ये है कि जब मास को ऊपर उठाते हैं केवल तभी फैट बर्न होता है और जब उसको नीचे लेके आते हैं तब नहीं होता है, ठीक है। सो हाउ मच फैट विल ही यूज़ अप कंसिडरिंग द वर्क डन ओनली व्हेन द वेट्स इज़ लिफ्टेड अप। तो जो वर्क करता है उसको उठाने के लिए, मास को उठाने के लिए पर्सन को वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में। तो ये वर्क केवल कब हो रहा है? जब वो उसको ऊपर लेके जा रहा है, नीचे लाने में वर्क नहीं होगा। ये कंडीशन लेके चलना है हमको। फिर कंडीशन ये है कि फैट सप्लाइज 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल ऑफ एनर्जी पर केजी। तो 1 kg फैट से कितनी एनर्जी अवेलेबल है? 3.8 इंटू 10⁻⁷ kg के बराबर, विच इज़ कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी विद ए 20% एफिशिएंसी रेट। इसका मतलब ये है कि जो फैट ने, सपोज 1 kg का जो फैट है उसने एनर्जी सप्लाई की 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल। 1 kg फैट अगर बर्न होता है तो उसके बर्न होने से जो एनर्जी मिलेगी, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दैट इज़ 3.8 इंटू 10⁻⁷, और इस एनर्जी का 20% यूज़ होगा पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में उस मास की जो कि वो ऊपर लिफ्ट करता है, ठीक है। तो इसका केवल 20% एनर्जी ही मास को लिफ्ट करने में यूज़ होती है, जो कि फैट के बर्न करने से एनर्जी आती है। जी की वैल्यू 9.8 लेके चलना है। तो अब हम जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या क्या चीज़ हमको अवेलेबल है। एक तो हमको पता है कि मास कितना है, तो मास है 10 kg और कितनी हाइट तक लेके जाना है? 1 मीटर तक, और कितनी बार लेके जाना है? 1000 टाइम्स तक। तो पहले हम ये निकालते हैं कि एक बार में मास को ऊपर ले जाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीमेंट होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ेगी एक बार में, इसको मैं यू लिख लेता हूँ। तो ये है mgh, तो u इक्वल्स टू m मास 10, g क्वेश्चन में गिवन है 9.8 और जिस हाइट तक लेके जाना है वो है 1 मीटर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो है 98 जूल। 98 जूल की पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस मास को ऊपर ले जाने के लिए। अगर ऐसा वो 1000 टाइम करता है तो टोटल कितनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हुई कितने टाइम्स? तो अगर 1000 टाइम उसने ऐसा किया तो 1000 u इक्वल्स टू 98 इंटू 10⁻³ जूल ऑफ एनर्जी। तो मास 10 kg मास को 1 मीटर ऊपर उठाना है। 1000 टाइम अगर ऊपर उठाते हैं तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? वो है 98 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर। इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब ये एनर्जी आएगी कहाँ से? ये एनर्जी आएगी फैट के बर्न होने से। तो हम देखते हैं कि कितना फैट बर्न होगा तो इतनी एनर्जी अवेलेबल होगी। तो हम लिखते हैं कि 1 kg फैट कितनी एनर्जी सप्लाई करता है? वो है 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल। तो हमने मान लिया कि इस प्रोसेस में, यानी कि 98 इंटू 10⁻³ जूल एनर्जी के लिए कितना फैट बर्न हुआ है? m kg मान लेते हैं। इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 98 इंटू 10⁻³। इस एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है इसको पूरा कौन करेगा? फैट बर्न होगा, बर्न होकर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो हमने मान लिया कि कितना फैट बर्न हुआ है? m kg। तो सपोज m kg फैट
सप्लाइज दिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी सप्लाई करता है? ये वाली। ये एनर्जी किससे आती है? m kg फैट से। तो मैंने लिखा m इंटू, और 1 kg फैट से जो एनर्जी आती थी वो थी 3.8 इंटू 10⁻7 जो क्वेश्चन में गिवन है। तो 3.8 इंटू 10⁻, जूल। अगर ये एनर्जी फैट के बर्न होने से प्रोड्यूस हुई है, लेकिन ये सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज करने के काम नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि क्वेश्चन में एक कंडीशन और दी हुई है, और वो कंडीशन ये है कि ये जो एनर्जी है इसका 20% ही यूज़ होता है उस मास की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में जिसको कि ऊपर उठा रहे हैं। तो हम देखते हैं इसका 20% कितना होगा। तो ये होगा m इंटू 3.8 इंटू 10⁻7, इसका 20% इंटू 20/100। ठीक है, ये 20% है। तो m kg फैट बर्न हुआ, उसने कितनी एनर्जी सप्लाई की? m इंटू 3.8 इंटू 10⁻7, और उसका 20% हमने निकाला जो कि मास को लिफ्ट करने के काम आता है। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम। तो ये होगा m इंटू 3.8 10⁻7 इंटू 20/100 इक्वल्स टू, इसको इक्वल करते हैं और मैं ज़रा शिफ्ट हो जाता हूँ। ये होगा 98 इंटू 10⁻3 जूल के बराबर। तो ये आएगा मास m इक्वल्स टू 98 इंटू 10⁻3, 3 था कि 2 था? 3 था। तो 98 इंटू 10⁻3 और इंटू 100 अपॉन 3.8 इंटू 10⁻7 इंटू 20। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये कैसा लिखेंगे आप? इसको लिखेंगे 98 अपॉन 38 इंटू 2, एंड ऊपर बचता है 10⁻5, नीचे है 10⁻7। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो m इक्वल टू 98 अपॉन 38 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2 के बराबर। और इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिल जाएगा, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 12.89 इंटू 10⁻³ kg के बराबर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? इसका ऑप्शन सही है पहला वाला। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसमें सिचुएशन क्या है उसको ठीक से एनालाइज अगर हम कर पाएंगे तभी ये सॉल्व होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये भी लक्ष्य का ही डाउट है, और इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है इसको भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन में सिचुएशन ये है, ए पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग द यूनिफॉर्म रफ ट्रैक PQR। तो इसमें एक पॉइंट पार्टिकल है जो कि इस ट्रैक PQR पर मूव करता है एज शोन इन फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द रफ ट्रैक इक्वल्स म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन P से Q और Q से R पूरी ट्रैक पर कितना है? म्यू के बराबर है। द पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो पार्टिकल को रेस्ट से स्टार्ट किया है, रेस्ट फ्रॉम दी पॉइंट P एंड इट कम्स टू रेस्ट एट पॉइंट R। तो रिलीज़ किया है पॉइंट P से, वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और फाइनली ये यहाँ पर R पे रुक जाता है, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 है। द एनर्जी इज लॉस्ट बाय द बॉल ओवर द पार्ट PQ एंड PR ऑफ द ट्रैक आर इक्वल टू ईच अदर, एंड नो एनर्जी इज लॉस्ट व्हेन पार्टिकल चेंजेस डायरेक्शन फ्रॉम PQ टू QR। ये भी गिवन है कि जब पार्टिकल यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा तो एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ये कंसिडर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज होता है तो बगैर एक्सटर्नल फोर्स के वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज होता नहीं है। तो जिन फोर्सेस की वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज हुआ है उन्होंने कोई वर्क नहीं किया, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो उसका वर्क हमें कंसिडर नहीं करना है। आगे है द वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एंड डिस्टेंस x यानी कि QR। डिस्टेंस x कौन सी? ये वाली जो डिस्टेंस है इसको लेना है हमें, इस QR को कितना लेना है? x आर रेस्पेक्टिवली क्लोज टू। तो हमको वैल्यूज़ निकालनी है किस किस की? x की वैल्यू निकालनी है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है। जो इन्फॉर्मेशन है इसमें वो दो हैं, एक तो ये कि जितना वर्क फ्रिक्शन ने PQ पार्ट में किया है उतना ही QR में किया है। अब ये वर्क कहाँ से आया? वर्क ऐसे आया कि क्वेश्चन में गिवन है कि एनर्जी जितनी PQ पार्ट में लॉस होती है उतना ही लॉस एनर्जी का होता है QR पार्ट में,
और हम जानते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में जो एक ही डिसिपेटिव फोर्स हमको नज़र आ रहा है, वो डिसिपेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा लगा हुआ है पार्टिकल पर जिसका वर्क नेगेटिव होगा, वो है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जब भी वर्क करता है, हमेशा तो खैर ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन ने जो वर्क किया है वो कैसा होगा, नेगेटिव वर्क होगा। और फ्रिक्शन अगर नेगेटिव वर्क करेगा तो एनर्जी में लॉस होगा। तो एनर्जी में जो लॉस हुआ है पी क्यू पार्ट में, वो है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन द पार्ट पी क्यू। एनर्जी का जो लॉस हुआ है क्यू आर पार्ट में, इस वाले पार्ट में, वो भी है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन दिस पार्ट क्यू आर। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन पार्ट पी क्यू। पी क्यू पार्ट में फ्रिक्शन का वर्क कितना है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना इस पर। तो अगर कोई पार्टिकल मैं यहाँ पर अज्यूम कर लूँ, बना लूँ कि ये एक पार्टिकल है ये, तो इस पर जो फोर्स लग रहे होंगे उसमें एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा, उसकी मैं डायरेक्ट कंपोनेंट लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा mg cos 30 और यहाँ आएगा mg sin 30, और इस पर फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। अब द इंक्लाइन प्लेन, ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू केवल एक होती है और वो होती है म्यू एन। तो पी क्यू पार्ट में जो फ्रिक्शन है वो होगा म्यू एन के बराबर। तो मैंने लिखा फ्रिक्शन म्यू एन, और एन की वैल्यू कितनी है, एम जी कॉस थीटा के बराबर। लॉज ऑफ मोशन में ये सारा हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो फ्रिक्शन है म्यू एन, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ब्लॉक का इस पार्ट में पी क्यू। और जो डिस्प्लेसमेंट है और फ्रिक्शन फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन प्लेन है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो वर्डन कितना आएगा, नेगेटिव। तो माइनस म्यू एन पी क्यू, ये है वर्डन बाय फ्रिक्शन। तो माइनस म्यू, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है एम जी कॉस 30 के बराबर। और पी क्यू कितना होगा, पी क्यू आप यहाँ से निकालोगे राइट एंगल ट्राइंगल से, साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया है, h इक्वल टू 2 मीटर। तो मैं इसको लिख लेता हूँ डायरेक्ट 2 मीटर के बराबर। और हाइपोटेनियस पी क्यू है, इसको सॉल्व करेंगे तो पी क्यू इक्वल टू आ जाएगा 4 मीटर के बराबर। तो पी क्यू है 4, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हुआ माइनस म्यू एम जी कॉस 30 इंटू डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर के बराबर। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये होगा माइनस 2√3 म्यू एम जी के बराबर। यह इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने 1 लिख लिया। ये कैलकुलेट कर लिया हमने वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन द पार्ट पी क्यू। अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन द पार्ट क्यू आर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन पार्ट क्यू आर। तो डब्ल्यू क्यू आर मैं इसको लिख लेता हूँ, डब्ल्यू क्यू आर इक्वल्स टू, तो फ्रिक्शन फोर्स इस हॉरिजॉन्टल पार्ट में कितना है, म्यू एन, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, एम जी के बराबर। तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा म्यू एन, और एन कितना है, एम जी के बराबर है। यहाँ वहाँ एम जी कॉस थीटा था पी क्यू वाले पार्ट में। तो म्यू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, क्यू आर के बराबर, जिसको कि हमने एक्स लिखा हुआ है। और फ्रिक्शन फोर्स का वर्क होगा नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड में और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट साइड में। तो ये वर्क आ गया, इसको लिखा हमने इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों वर्क इक्वल हैं। ये जो वर्क आया है नेगेटिव वर्क फ्रिक्शन का, ये किसके बराबर है, एनर्जी लॉस्ट। तो इसको हम इक्वेट कर दें तो ये आएगा माइनस 2√3 म्यू एम जी इक्वल्स टू म्यू एम जी एक्स। तो म्यू एम जी और म्यू एम जी तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और एक्स की वैल्यू ये भी माइनस म्यू एम जी एक्स है, तो माइनस माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएंगे। तो सॉल्व करने पर ये कितना जाता है, एक्स इक्वल टू 2√3। √3 को अगर हम 1.71 लिखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 3.4 समथिंग। तो एक्स आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3.4 या 3.5, ऑप्शन में हम चेक कर लेंगे कौन से हैं। तो मुझे 3.5 ज़्यादा दिख रहे हैं, तो मैंने x को अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लिख लिया। इसका जो सेकंड पार्ट है, दैट पार्ट इज़, जो सेकंड पार्ट है वो इससे फर्स्ट वाले से ज़्यादा अच्छा है।
तो इसमें क्या पूछा है इस वाले पार्ट में, इसमें ये पूछा है सेकंड पार्ट में कि x की वैल्यू क्या है, नहीं x की म्यू की वैल्यू क्या है। तो म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसमें हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, और कहाँ से कहाँ लगाएंगे हम, P से Q के बीच में। सो वी अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन P एंड R, ठीक है, P से R के बीच में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर, R पर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर, P पर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय द ऑल दी फोर्सेस, ठीक है। अब पार्टिकल R पर आके रुक जाता है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जीरो होगी क्योंकि स्पीड जीरो हो गई है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है क्योंकि पार्टिकल वहाँ से स्टार्ट करता है मूव करना। तो जीरो माइनस जीरो इक्वल्स टू वर्क डन। अब जब ब्लॉक P से R तक आता है तो दो वर्क तो फ्रिक्शन के हुए हैं, कहाँ पर, एक P से Q में, एक Q से R में, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स का भी वर्क होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसकी वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क है पॉजिटिव, वो होगा mg इंटू 2 के बराबर, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है ब्लॉक का, 2 मीटर है। जब ब्लॉक P से Q आया, P से R आया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 2। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। तो mg इंटू 2, और फ्रिक्शन का वर्क हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में वो हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कितना वर्क था, ये था -2√3 म्यू mg के बराबर, -2√3 म्यू mg ये वर्क है। इसके बाद वर्क लिखना है हमें Q इंटू R में। तो जितना वर्क P इंटू R में हुआ है उतना ही Q R में हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इसी वर्क को मैं डबल कर देता हूँ, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 2 से, इसी को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया क्या काम किया है हमने, PQ और QR का वर्क इक्वल है, तो जितना वर्क PQ में किया है फ्रिक्शन ने उतना ही वर्क फ्रिक्शन ने QR में भी किया है। तो मैंने PQ का वर्क लिखा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आया mg 2mg इक्वल टू 4√3 म्यू mg के बराबर। तो mg से mg कैंसिल हो जाएगा और म्यू इक्वल टू आएगा 2/4√3। अच्छा मैं साइड हो जाऊँ, आपको दिख नहीं रहा है इसमें, तो 2/4√3 और सिंप्लीफाई इसको करें तो म्यू इक्वल टू 1/2√3 के बराबर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू चेक करने के लिए इसमें कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये नहीं खुद से करने में टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको करना आना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.71 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो 0.29 समथिंग आएगा। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.29। तो म्यू की वैल्यू है 0.29 और जो x की वैल्यू आई थी हमारे पास, वो x की वैल्यू कितनी आ गई थी 3.5। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका 4। ठीक है, डी ऑप्शन। अब ऑप्शन इसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ है तो हम 4 से लिखें, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया लक्ष्य तुम्हारा क्वेश्चन नंबर। सेकंड डाउट तुम्हारा क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे आगे और ये इसमें मैं फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगा तुमको, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, मैथमेटिकल था ये वाला तुम्हारा जो डाउट था। या फिर मैं इसको करूं पूरा दोबारा से। तो देखो इसको हम दोबारा से करते नहीं हैं, तो यही समझ लो। पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं क्या है। ए बॉडी ऑफ मास m इक्वल टू 10⁻² kg इज मूविंग इन ए मीडियम एंड एक्सपीरियंसेस ए फ्रिक्शनल फोर्स -kv²। तो ये फ्रिक्शन फोर्स लगा है -kv²। इट्स इनिशियल स्पीड इज v0 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इफ आफ्टर 10 सेकेंड इट्स एनर्जी इज 1/8 mv0², द वैल्यू ऑफ k विल बी। ठीक है, तो 10 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 1/8 mv0² के बराबर। तो हमको k की वैल्यू बताना है। अब जो इन्फॉर्मेशन हमको दी है उसको हम यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो फोर्स दिया है क्वेश्चन में, वो फोर्स कितना है, F इक्वल टू -kv²। फोर्स को लिखा जा सकता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv/dt।
तो इसको हमने लिख लिया m इंटू डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर। अब देखो इसमें वेरिएबल सेपरेट करते हैं, और हमने वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब मैंने डी टी को ले जाऊंगा इधर और वी स्क्वायर को ले आऊँगा इसके नीचे, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू डी टी। तो डी टी को हम यहाँ ले गए, मास को नीचे ले आए, तो माइनस के बाई एम डी टी हो गया। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इंटीग्रेशन करना है। तो डी टी के साथ में वो चीज़ें रखेंगे जिसमें टाइम है, डी वी के साथ में वो चीज़ें रखेंगे जिसमें वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को हम इसलिए डी वी के साथ ले आए हैं, तो डी वी अपॉन वी स्क्वायर कर दिया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट ले लेंगे। टाइम टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी थी, क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर पर सेकंड थी इनिशियल, तो मैंने 10 लिख दिया। और टाइम टी इक्वल टू 10 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है, v है। 10 सेकंड पर वेलोसिटी v है। ये हमने को क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी उससे हमने किया। अब देखो इसमें जो 1/v स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वो आएगा -1/v। लिमिट लगा दी हमने 10 से v तक। टाइम की भी लिमिट लगा दी हमने, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये जो स्टेप्स देख रहे हो, इसको अब मुझे लगता नहीं बहुत ही सिंपल से, इसके आगे बस सिंपल मैथमेटिक्स है, फिजिक्स इसमें ख़त्म है, सिंपल मैथमेटिक्स बची है। इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन करने के बाद की जो स्टेप्स है, इसमें क्या काम किया हमने, लिमिट रख दी थी यहाँ पर। ये लिमिट रखने के बाद हमको इतना मिला। अब मुझे क्या है इसमें v की वैल्यू रखनी है। v क्या है, वेलोसिटी है 10 सेकंड पर। तो 10 सेकंड पर v की वैल्यू हम कैसे निकालें, हम वो निकालेंगे क्योंकि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी दी है ना 10 सेकंड के बाद, वो कितनी दी है, ये देखो वो दी है 1/8 mv0 स्क्वायर। और v0 कितना दिया है, 10 इनिशियल वेलोसिटी। तो v0 की वैल्यू इसमें रखो, तो 1/8 m इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। तो उसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये हाफ mv स्क्वायर सॉरी हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू 1/8 mv0 स्क्वायर। ये 1/8 mv0 स्क्वायर ये क्वेश्चन में गिवन है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 10 सेकंड के बाद, मैंने लिख लिया हाफ mv स्क्वायर। मास कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 10 का स्क्वायर। 1/4 कैसे, ये 8 कैंसिल हो गया 2 से। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो v इक्वल टू कितना जाता है, 5 के बराबर। तो 10 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी आ गई है, 5। उसकी वैल्यू रख देना यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में। तो v को 5 रख दोगे, मास क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है मास इसका, ये 10 की पावर -2 kg के बराबर। पूरा रख के सॉल्व कर देना, इसका आंसर आ जाएगा k की वैल्यू 10 की पावर -4, ठीक है। तो क्वेश्चन मैथमेटिकल ज़्यादा है, फिजिक्स नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ। चलो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है, डाउट है किसका, अनिकेत का। तो इस क्वेश्चन में सिचुएशन देख लेते हैं क्या हो रहा है। A small block of mass m is kept on a rough inclined surface of inclination theta fixed in elevator। तो भाई एक एलिवेटर है, ये हमने एक एलिवेटर बना लिया, और इस एलिवेटर में क्या है, एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, तो हमने ये रफ इंक्लाइन प्लेन भी बना लिया। एंगल कितना है, थीटा एंगल है। द एलिवेटर गोज डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज। तो एलिवेटर नीचे जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से, और जो ब्लॉक है इसके ऊपर रखा हुआ है। मास कितना है ब्लॉक का, m के बराबर। ये सिचुएशन है। द वर्डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन टाइम t। तो ऑब्जर्वर कहाँ पर है इसमें, ऑब्जर्वर है ग्राउंड पर, और फ्रिक्शन फोर्स का वर्क कितना है ये हमको बताना है। तो पहले ये कैलकुलेट करो कि इस पर फ्रिक्शन लग कितना रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाए अगर ब्लॉक का, तो इस पर एक फोर्स लग रहा है mg, एक लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शन फोर्स है अप द इंक्लाइन प्लेन Fs। और ये फ्री बॉडी डायग्राम में किसके रिलेटिव बना रहा हूँ, लिफ्ट के रिलेटिव। तो शूडो फोर्स इसमें नहीं लगेगा। शूडो फोर्स क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि लिफ्ट एक्सेलरेटेड नहीं है, लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो, तो ये है mg साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा mg कॉस थीटा। लॉज ऑफ मोशन बहुत किया है हमने ये। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आई, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी न्यूटन सेकंड लॉ से। म्यू एन मत लिखना इसमें, इस डायरेक्शन में हम लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये है mg
साइन थीटा माइनस एफ एस इक्वल टू मास एम इंटू जीरो, एक्सलेशन जीरो है इसका, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है एम जी साइन थीटा के बराबर। तो फ्रिक्शन फोर्स है एम जी साइन थीटा, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हम देख ही रहे हैं। अच्छा, टाइम टी में ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, तो जितना लिफ्ट नीचे आएगी उतनी ब्लॉक भी नीचे आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ब्लॉक का एस वाई इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम टी। एस वाई मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में हो रहा है। अब ये देखो कि इसमें ब्लॉक के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो मैं ज़रा थोड़ा इसको मैग्नीफाई करके दिखाऊं एंगल समझाने के लिए है। तो इसमें देखो कि यहाँ मैं डायग्राम बनाता हूँ दोबारा से। तो ये तो है डिस्प्लेसमेंट एस वाई वर्टिकली डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये है फ्रिक्शन फोर्स एफ एस। तो अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ यहाँ पर, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, तो फ्रिक्शन का हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है, 90 थीटा बन रहा है। ये देखो यहाँ पर ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एंगल कितना होगा थीटा, क्योंकि ये थीटा है। इसके अलावा वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना है, ये है π/2 के बराबर। तो टोटल एंगल फ्रिक्शन फोर्स और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना, ये है थीटा प्लस π/2, 90 प्लस थीटा के बराबर एंगल है। तो अब हम जो वर्क की डेफिनेशन होती है उस डेफिनेशन को यूज करेंगे। जरा इसको फिर हम नॉर्मल स्टेट में ले आए। तो वर्क होता है फोर्स, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, एम जी साइन थीटा। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना है, वी टी के बराबर, इनटू कॉस थीटा, जिसमें थीटा होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वो कितना है यहाँ पर 90 प्लस थीटा के बराबर है, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, अच्छा दिख नहीं रहा है, मैं ज़रा शिफ्ट कर लेता हूँ पोजीशन अपनी। तो एम जी साइन थीटा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कंफ्यूज मत होना, वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस अल्फा कर लेता हूँ, जिसमें अल्फा क्या होगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, एम जी साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, वी टी, एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा। तो ये हमने लिख लिया। तो सिंप्लीफाई करने पर ये कितना आ रहा है, एम जी साइन थीटा और वी टी कॉस 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा के बराबर। तो वर्क डन आता है माइनस एम जी साइन स्क्वायर थीटा वी टी। तो अब चेक कर लो कौन सा आंसर होगा इसमें, माइनस एम जी वी टी साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक डाउट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे वाले डाउट पर। ये है अनिकेत का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कार ऑफ मास एम स्टार्ट्स मूविंग सो दैट इट्स वेलोसिटी वी वेरीज अकॉर्डिंग टू द लॉ वी इक्वल टू बीटा अंडर रूट एस, वेयर बीटा इज ए कांस्टेंट एंड एस इज द डिस्टेंस कवर्ड। तो ये क्या चीज़ है, वेलोसिटी का रिलेशन दिया हुआ है। द टोटल वर्क परफॉर्म्ड बाय ऑल द फोर्सेज विच आर एक्टिंग ऑन द कार ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 सेकंड्स आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द मोशन। बेसिकली ये आपसे पूछ रहे हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन करो, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इन्होंने पूछा है सारे फोर्सेस का वर्क कितना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और कितने टाइम में निकालना है, फर्स्ट 30 सेकंड में। तो फर्स्ट 30 सेकंड में आप इसमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना है। तो उसके लिए क्या करें हम, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कैसे कैसे आगे अप्रोच करेंगे। तो v इक्वल टू बीटा अंडर रूट एस। तो इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि एस क्या चीज़ है इसमें, डिस्टेंस कवर्ड। तो t इक्वल टू 0 पर, यानी कि इनिशियली डिस्टेंस कवर्ड तो कितनी है, 0। तो इनिशियली डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 0।
तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू 0। अब काइनेटिक एनर्जी चाहिए हमको, कब चाहिए काइनेटिक एनर्जी? टाइम टी पर। तो टाइम टी पर हम काइनेटिक एनर्जी कहाँ से लेके आए, टाइम में कैसे कन्वर्ट करें इसको? तो इसको टाइम में कन्वर्ट करने के लिए वेलोसिटी को मैं लिख लेता हूँ ds/dt। तो ds/dt हो जाएगा बीटा अंडर रूट एस, और इसको वेरिएबल को सेपरेट किया तो ds/√s इक्वल टू बीटा dt। और इंटीग्रेट करने के लिए इसको लिखो ds, अंडर रूट s को ऊपर ले जाओ तो s की पावर -1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन इक्वल टू बीटा इंटीग्रेशन dt। ठीक है। अब इसमें टाइम t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस कवर्ड तो कितनी होगी? 0 होगी, और टाइम t पर डिस्टेंस कवर्ड हम मान लेते हैं कितनी? s है, तो टाइम t पर डिस्टेंस s। तो इसको इंटीग्रेट करने से डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल आएगी। तो ये होगा s की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 और 0 to s इक्वल टू बीटा t। dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट रख देना t-0 तो बीटा t बचेगा। अब यहाँ पर बचता है लेफ्ट साइड में s की पावर 1/2 अपॉन -1/2 + 1, तो ये +1/2 इक्वल टू बीटा t, और s की पावर 1/2 इक्वल टू ये हो जाएगा बीटा t/2, है ना। और s इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो s इक्वल टू बीटा स्क्वायर t²/4। तो ये डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल आई। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम फिर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ds/dt कितना हो जाएगा? β²/4, ये तो कांस्टेंट है, t² का डिफरेंशिएशन होगा 2t। और ds/dt क्या चीज़ है? ds/dt है वेलोसिटी, तो ये होगा v = 2b कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो बचेगा β²t/2 के बराबर। ठीक है। अब मुझे स्पेस चाहिए होगा थोड़ा, तो मैं शिफ्ट हो जाता हूँ अपना लेफ्ट साइड में। तो v = आ गया β²t/2। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो टाइम t पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ½ mv², यानी कि ½ m, और v² कितना हो जाएगा? बीटा की पावर 4 t की पावर 2/4, तो ये आया 1/8 m β4 t²। तो ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। तो अब इसमें देखो आंसर कौन सा हो जाएगा? m β² t की पावर 4/8, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। एक और क्वेश्चन था तुम्हारा कोई? हाँ, ये क्वेश्चन है अनिकेत का। इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। ए ओपन नाइफ एज ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड। ओपन नाइफ, थोड़ा सा लैंग्वेज में ऐसा होना चाहिए था इसको। एन ओपन नाइफ ऑफ एज ऑफ मास m is dropped from a height h on a wooden floor. If the knife penetrates up to depth d into the wood, the average resistance offered by the wood to the knife edge is. एवरेज निकालना है ना। इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये मान लो कि ये था नाइफ, ठीक, ये नाइफ हमने बनाया। इसको कहाँ से ड्रॉप किया? एच हाइट से। तो अगर इसको एच हाइट से ड्रॉप किया, ये एच हाइट से इसको ड्रॉप किया हमने, तो जब ये नीचे आया होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? √2gh के बराबर। ठीक है। तो ज़रा मैं इस नाइफ को नीचे ले आऊँ समझाने के लिए। ये नाइफ आ गया यहाँ पर, ठीक है, ग्राउंड पर आ गया है। तो ग्राउंड को हिट करने से ठीक पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v = √2gh के बराबर। ये नाइफ की स्पीड है जस्ट ग्राउंड को हिट करने के, टच करने के पहले, √2gh के बराबर। ठीक है। फिर क्या हुआ? इफ द नाइफ पेनिट्रेट्स अप टू डेप्थ d इनटू वुड। अब इसने कितना पेनिट्रेट कर दिया है? इतना पेनिट्रेट कर दिया है d, ये मैंने बना दिया। d हिस्सा इसका जो है वो अंदर चला गया।
यानी कि डी डिस्टेंस मूव करते करते इसकी वेलोसिटी v से डिक्रीज होकर 0 हो गई है। अब इसमें एवरेज फोर्स निकालना है, तो हम मान लेते हैं एवरेज फोर्स लग रहा है इस पर, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट माना जा सकता है। अगर फोर्स एवरेज है तो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ले सकते हैं। तो मैं थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाता हूँ, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी से मेरा मतलब है कि जब ये यहाँ पर आके रुकेगा। ये इक्वेशन मैंने कौन से हिस्से के लिए लगाई है, जब ये डिस्प्लेसमेंट d कवर कर रहा है उस हिस्से के लिए लगा रहा हूँ मैं। तो डिस्प्लेसमेंट d जब स्टार्ट हुआ, जस्ट यहाँ पर नाइफ आया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, √2gh के बराबर थी। और जब डिस्प्लेसमेंट d कवर के यहाँ कवर करके नीचे पहुँच गया है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी लिखा मैंने 0, v स्क्वायर, इनिशियल कितनी थी, √2gh, √2gh का स्क्वायर और -2, रिटार्डेशन हमको निकालना है तो a, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, d। फिर ये रिमाइंड करा दूं कि ये जो इक्वेशन मैंने लगाई है, ये इक्वेशन मैंने कितने इंटरवल के लिए लगाई है, बस इतने से इंटरवल के लिए, जब ये डिस्प्लेसमेंट d कवर हो रहा है। तो जो ये वाला पॉइंट था इसका नाइफ की एज जब यहाँ थी, नाइफ की एज जस्ट ग्राउंड के पास में थी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, √2gh। और जब डिस्प्लेसमेंट d कवर करके एज यहाँ आ गई है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये 0। तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट d और इनिशियल वेलोसिटी √2gh। ठीक है। तो उससे a निकाल देते हैं, तो a कितना आता है, a आ जाएगा सॉल्व करके √2gh का स्क्वायर, तो ये होगा 2gh अपॉन 2d। तो a इक्वल टू आया gh अपॉन d के बराबर। तो एक्सेलरेशन कितना आया, gh अपॉन d के बराबर। लेकिन ये एक्सेलरेशन केवल वुड की वजह से नहीं है, ये रिटार्डेशन। जब नाइफ वुड को पेनेट्रेट कर रहा था तो उस पर दो फोर्स लग रहे थे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स था और एक वुड का फोर्स था। तो वुड का फोर्स किस डायरेक्शन में है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है जो रेजिस्टिव फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसको मैं समझाता हूँ जरा फिर से। एक वुड का पीस मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये बनाता हूँ, और ये वुड जैसा थोड़ा लगे इसके लिए मैं इसको इस तरह से फिल कर देता हूँ। ये है, ठीक है। तो जब ये नाइफ इसके ऊपर गिरता है, ये नाइफ जो है कि एज जब इसके कांटेक्ट में आई, तो यार नाइफ एक कैसे बनाया जाए, ऐसे ही बना देते हैं, समझ लेना कि ये नाइफ है, ठीक है। पेन की निब जैसी लग रही है। तो ये नाइफ की एज जब कांटेक्ट में आई तब इसकी वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है √2gh। अब जब ये नीचे जाना शुरू करेगा नाइफ, तो मान लो नाइफ किसी इंस्टेंट पर कुछ अंदर जा चुका है, ये मैंने बना दिया कि नाइफ यहाँ आ चुका है। तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे नाइफ पर, एक तो फोर्स लग रहा होगा इस पर mg, और एक वुड की वजह से रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होगा ऊपर r, ठीक है। रेजिस्टिव फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में r लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस पर, नेट फोर्स हो जाएगा r माइनस mg। अब तुमको बड़ा टेम्पटेशन हो रहा होगा कि इसको हम mg माइनस r लिखें, लेकिन r माइनस mg लिखना पड़ेगा। रेजिस्टिव फोर्स वुड का ज़्यादा है इसलिए ये रुका है। अगर mg ज़्यादा होता तो ये एक्सेलरेट होते हुए वुड को क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल जाता। तो r माइनस mg कितना होगा, ma के बराबर, ठीक है। तो रेजिस्टिव फोर्स कितना हुआ, mg प्लस ma। तो रेजिस्टिव फोर्स r इक्वल टू mg प्लस m, और a की वैल्यू कितनी लिख देंगे हम, gh अपॉन d के बराबर। अब इसमें जिस फॉर्मेट में दिया है उसे कन्वर्ट करने के लिए mg को हम कॉमन ले लेते हैं। तो r इक्वल टू ये हो जाएगा mg इंटू 1 प्लस h बाई डी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा mg इंटू 1 प्लस h बाई डी, यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें मैक्सिमम लोग जो मिस्टेक करेंगे ना, वो मिस्टेक करेंगे कि बस यहाँ पर gh बाई डी और इसको मास से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ma को कह देंगे कि यही एवरेज फोर्स था।
इसको एम ए इक्वल टू किया जी एच अपॉन डी, तो इतना एवरेज फोर्स निकाल देंगे मैक्सिमम। लेकिन ये एवरेज नेट फोर्स है, ये नेट एवरेज फोर्स है या नेट फोर्स की एवरेज वैल्यू है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, वुड से जो फोर्स लगा है उसकी एवरेज वैल्यू। तो वुड से जो फोर्स लग रहा है वो आप क्लियरली देख रहे हो, वो फोर्स कौन सा है, ये फोर्स है आर, ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे एम जी लगा हुआ है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, आर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, आर इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। तो आर की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो भाई अनिकेत, मुझे लग रहा है अब समझ में आ गया होगा। मैं इतना ज़्यादा इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि तुम बोल रहे थे कि तुमने कई जगह नेट वेट पे भी देख लिया है, तो समझ में नहीं आ रही थी ये क्वेश्चन 2-3 की इसमें क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ, हालांकि तुम्हें चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का डिस्कशन हमारा ख़त्म होता है। फिर किसी टाइम पर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक बाय बाय।